फर्स्ट क्लास है ना आज हमारी जीएसटी रिवीजन की, है ना। हम पहला चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, फटाफट रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो हम शुरू से देख रहे हैं। टैक्स हमने कितने देखे थे? 2 तरीके के टैक्स देखे थे, है ना। मैं सिर्फ ब्रीफ करती जाऊंगी। 2 तरीके के हमने टैक्स देखे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जनरली जो हम जीएसटी पढ़ रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। डायरेक्ट टैक्स जनरली हम खुद ही भरते हैं, है ना। खुद भरते हैं का मतलब जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, है ना। और इनकम टैक्स जनरली उन्हीं को भरना पड़ता है जो स्लैब में आते हैं, है ना, जो स्लैब में आते हैं। मगर अगर आपके पास इनकम है तो आप टैक्स पे कर रहे हो, नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में ऐसा नहीं है। आप कमा रहे हो, आप गरीब हो, अगर आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, है ना, तो आपको भरना ही पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ लीनियंसी बरती है, जो चीजें उपयोगी हैं, है ना, डेली लाइफ में है, उनको जीएसटी के कैटेगरी से बाहर रखा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सबको बियर करना पड़ता है। जनरली हमारा जो फोकस है वो इसी पे है, इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? जीएसटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फटाफट रिवीजन करेंगे हम जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। जनरली देखो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब हम नहीं भर रहे हैं, इस टैक्स को भरने वाला कोई और है ना। हम सिर्फ उसे टैक्स पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं भर रहे हैं तो हमारी जेब से पैसे नहीं जा रहे, पैसे सारे हमारी जेब से ही जा रहे हैं, लेकिन देने वाला कोई और है। देने वाला कौन है? जो सप्लायर है ना। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाते हैं, मैन्युफैक्चरर से हम लोग लेके चले, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, सब जो अमाउंट बढ़ता जाता है ना। 100 रुपए की चीज अगर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 102 रुपए में खरीदी है ना, तो वो 100 रुपए पे जो टैक्स लगेगा वो मैन्युफैक्चरर दे रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरर भी गवर्नमेंट से क्या कर रहा है? क्लेम कर रहा है उसको, ठीक है। फिर 2 रुपए टैक्स बढ़ा, 2 रुपए में जो टैक्स भरना है, 100 रुपए का टैक्स, 102 रुपए का टैक्स कौन भर रहा है? होलसेलर भर रहा है। 100 रुपए प्लस 2 रुपए का वो भी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है, ठीक है। अंतर्गता जो वो सामान खरीदेगा आदमी, जैसे मैं, है ना, मान लो मैंने रिटेलर, और रिटेलर की बात मैंने की पेन खरीदा, पेन मुझे पड़ा 17 रुपए का, है ना। तो इसमें इंक्लूडिंग वो सारा टैक्स भी होगा जो बाकी सबने अपना इनपुट ले लिया होगा, है ना। इतनी चीज समझ में है ना आप लोगों को? आगे बढ़े फिर, अब एक एक चीज एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले, है ना। तो देखो अगर हम बात करें जीएसटी की, तो बहुत सारी जो अदर कंट्रीज थी वहां पे बहुत पहले से जो है टैक्स चल रहा था। आपको पता है फ्रांस वो फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने जो है सबसे पहले जीएसटी को अप्लाई किया था, है ना। और इसके बाद फिर बहुत सारी कंट्रीज हुई जिन्होंने अप्लाई किया। इंडिया में भी टैक्स को, इस जीएसटी को लेके बहुत गहमा गहमी चली है ना। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ फीचर्स देख लेते हैं जीएसटी के। बात करने हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। पहले तो कुछ मैं चीजें आपको समझा देती हूँ, है ना, क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो जीएसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टैक्स की जो कैस्केडिंग चल रही थी जनरली, उसको रिमूव करने के लिए, और इंडिया में एक विजन चल रहा था, वन नेशन वन टैक्स, उसके अंतर्गत जो है जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाना था। बहुत सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, गवर्नमेंट के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारी चीजें बाकी सबके दिमाग में चल रही थी, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाता। रीजन क्या था कि गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स को मर्ज करना चाह रही थी जीएसटी में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फायदा नहीं था, तो स्टेट गवर्नमेंट तैयार ही नहीं हो रही थी जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए। जनरली जो यहाँ पर पहले इंट्रोड्यूस किया जाना था वो नेशनल जीएसटी था, है ना, वन नेशन वन टैक्स की, उसमें कि एक जीएसटी लेंगे, सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो स्टेट गवर्नमेंट थे उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, तो वो तो कभी एग्री करेंगे नहीं। इसी खींचातानी में कई साल लग गए और जीएसटी जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हो भी नहीं पाया उस टाइम पे, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले हिस्टोरिकल उसमें भी चलेंगे, है ना, हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो सबसे पहले तो उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले 2000 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने जीएसटी की बात की। फिर इन्होंने ही 2004 में केलकर टास्क फोर्स, विजय केलकर, आप नाम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैंने शायद केलकर बस लिखवाया था नोट्स में आपको, है ना। विजय केलकर टास्क फोर्स जो है गठित किया गया, किस लिए? कि हाँ भाई आप देखो क्या कर सकते हैं, है ना। तो इन्होंने जो भी अपना रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, ये बात याद रखना, विजय केलकर सबसे ज्यादा फेमस थे, मतलब
फेमस नहीं थे, मतलब इन्होंने जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन में दिया वो नेशनल जीएसटी के लिए दिया, और इसीलिए बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। इन्होंने डुअल जीएसटी पे विचार भी नहीं किया, इतनी गहमा गहमी होने के बावजूद भी इन्होंने जो रिकमेंडेशन में दिया वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल जीएसटी के बारे में दिया। तो 2004 में जो है केलका टास्क फोर्स का गठन किया गया। उसके बाद फिर आता है बजट, है ना। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें बीच में हुई, हम मेन चीजें ही देख रहे हैं। तो आता है बजट 2006-2007 का, है ना, 2006-2007 का। यहाँ पर पी चिदम्बरम ने, आपके नोट्स में सब कुछ है, ठीक है, आप बस नोट्स लेके बैठना, जिसको बुलेट पॉइंट के रूप में नोट्स करने हैं ना, वो छोटी कॉपी लेके बैठना और अपना नोट करते रहना, क्योंकि यहाँ बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। तो 2006-07 में पी चिदम्बरम जी ने क्या किया, अनाउंस कर दिया था कि देखो भाई जो है 1/4/10 से हम अपना जीएसटी जो है इंप्लीमेंट कर पाएंगे, लेकिन हमें अभी भी पता है 7 साल अभी भी लगे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला क्या था कि 1/4 और सॉरी, है ना, 1/7/10 से हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, लेकिन वो फिर हो नहीं पाए, सॉरी 4 था, 1/4/10 में हम जो है इंप्लीमेंट कर देंगे, लेकिन फिर भी 7 साल बाद आपको पता है 2017 में जीएसटी आया, है ना। तो हुआ नहीं, इसके बाद भी जो है अरुण जेटली जी कई बार अनाउंसमेंट चलता रहा, लेकिन वही गहमा गहमी मची हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जीएसटी इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा था, है ना। बीजेपी उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो है अपोजिशन में थी कि नहीं जीएसटी नहीं लाना है, लेकिन फिर बाद में उसी के उसमें आया, है ना। वो सारी चीजें पॉलिटिशियंस मतलब पॉलिटिक्स की चलती रहती हैं। खैर, हमें जो फटाफट करना है वो करो, है ना। फिर इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फाइनली बजट 2017 में, 2007 और 2006-07 में पी चिदम्बरम ने अनाउंस किया, पर ये चीज हो नहीं पाई, अभी भी झगड़ा बरकरार है, चल ही रहा है ना। फिर फाइनली जो है बात आती है 2014 की, है ना, 2014 की बात आती है। 2014 में बीजेपी आ जाती है और बोलती है भाई कुछ ना कुछ करके हमें लेके आना है, कुछ भी करो, हम देखना चाहते हैं क्या है ना। तो एनडीए सरकार ने 120वां संविधान संशोधन पेश किया था 2004 में, 120वां संविधान संशोधन पास किया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी मुझे इंग्लिश में पढ़ाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन वो भी पारित नहीं हो पाया, है ना। अगर हो जाता तो शायद पहले आ जाता, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, है ना। फिर इसके बाद बारी आती है 2015 की, 2015 की, 2015 में विधेयक जो है वापस से लेके आया गया, है ना, लोकसभा में। और इस बार मतलब ठीक ठाक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस बार ये भी था कि चलो भाई पास हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 122वां था शायद ये, है ना, 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है लेके आया गया। 2000 जब 14 में लाया गया वो पास नहीं हो पाया था, है ना, कुछ रीजंस थे, वही रीजन मेन वही था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो झोंका झाकी चल रही थी, बस उसी को लेके कुछ था। और यही 122वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 2014 में लाया गया, है ना, और इसे पास कर दिया गया था फिर, है ना। 6/5/2015 को लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया था, 6/5/2015, मतलब अब जीएसटी की रास्ता जो है वो क्लियर हो चुकी थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब आने वाला था, है ना। 2016 में 3/8/16 को, आई थिंक डेट्स मुझे एकदम कंफर्म नहीं है, बट फिर भी मैं लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना, एक बार नोट से मिला लेना। तो स्टेट राज्यसभा से भी ये पास कर दिया गया, जो भी झगड़े वगड़े थे, और उसी की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है होना शुरू हुआ। अब रीजन क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने का, है ना। ठीक है भाई, डेट्स तुम लोग अपने से मिलाते रहना, ठीक है, डेट्स के पीछे कंफ्यूज ना हो, मैं जो हिस्ट्री सुना रही हूँ बस उस पर ध्यान रखो, है ना। डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कब कौन सा अमेंडमेंट हुआ, वो इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान रखना, है ना। फिर आता है 2016 पास हो गया, कोई बात नहीं। 8 सितंबर ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैच कर लेना, 8 सितंबर 2016, है ना, पूछा जा सकता है कब राष्ट्रपति की अनुमति मिली, तो इस दिन राष्ट्रपति की अनुमति मिली। ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना उसको जरूर याद रख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो इस दिन इन्हें राष्ट्रपति की सहमति मिली और संविधान का 101वां संविधान संशोधन, 101वां बहुत ही शुभ था ना, 101वां संविधान संशोधन जो है इंट्रोड्यूस हो गया हमारा। 101वां जो है संविधान संशोधन रिलेटेड किससे है, हमारे जीएसटी से, है ना। चलो भाई देख लेते हैं, कुछ आप लोग के डाउट्स होंगे तो प्लीज इतने मतलब वो मैसेज मत डालो, अदरवाइज मैं बार बार पढ़ती रह जाऊंगी, मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है। 3 अगस्त 2016, ओके ठीक है, डेट्स आप अपनी याद रखना, ये डेट जरूर याद रखना, ठीक है। 8 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016 राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, है ना। और इसके बदौलत 3 आर्टिकल जो है इंट्रोड्यूस हुए। इसके पहले भी हमने 1-2 आर्टिकल पढ़े थे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, है ना। इसके पहले 246A, इसके तहत इस मतलब 101वें संविधान संशोधन के तहत 3 आर्टिकल जो है इंट्रोड्यूस हुए थे, 269A और 279A, 269A और 279A, 3 आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुए। हम तीनों की बात करते हैं, उससे पहले हम कुछ और आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। लिखो फिर चले, अरे सॉरी, लिखो फिर आगे चले। इसके अलावा भी हमने कुछ और जो है संशोधन पढ़े थे, है ना। आर्टिकल हमने 265 पढ़ा है। आर्टिकल 265 क्या करता है, आर्टिकल 265 आपको कानूनी अधिकार देता है ना, कि आप किसी भी कानून के अधिकार के बिना आप कोई भी टैक्स ना तो आप एकत्र कर सकते हो ना ही लगा सकते हो। इसके अलावा हमने आर्टिकल 246 पढ़ा था, है ना। आर्टिकल 246 में हमने पढ़ा था, यह राज्य मतलब कर लगाने के लिए, टैक्स को लगाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या देता है, अथॉरिटी देता है। राज्य और मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता है, अथॉराइज करता है, ठीक है। तो हमने 265 पढ़ा था, 246 पढ़ा, और 246 की 7वीं अनुसूची में कुछ जो शेड्यूल्स थे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स की बात की जाती थी, कुछ जो है बात की जाती है स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन ऐसा कोई भी टैक्स नहीं था। कुछ टैक्स थे जो दोनों लोग ले रहे थे, है ना, लेकिन वो भी बहुत समुचित दायरा था। तो इसलिए इंडिया में 101वां संविधान संशोधन किया गया, क्योंकि इसमें आधा टैक्स, अभी तक क्या था ना, कुछ टैक्स ऐसे थे जो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी, और जो दोनों में था वो भी कुछ ना कुछ उनका पार्ट जो है डिसाइडेड था, ठीक है। ऐसा कोई टैक्स नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें सारी चीजें जो है एक साथ हों, इसीलिए 101वां संविधान संशोधन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके, आर्टिकल 246A की। एक मिनट रुकना, हाँ यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है, आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। फिर बात की किसकी की गई, आर्टिकल 246 की। ये आर्टिकल जो है जीएसटी के बारे में कानून बनाने की शक्ति देता है। कल से ना मैं स्लाइड लेके आऊंगी, ठीक है। अभी क्या है ना, फिर लिखूंगी तो फिर जितना मैं सोच के आई हूँ कर नहीं पाऊंगी, तो कल से मैं स्लाइड लेके आऊंगी, आप लोग तैयार रहना इसके लिए। क्लियर है। 246 पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी, है ना। यहां पर 269 क्या बोलता है, अंतरराज्यीय आपूर्ति पर, अंतरराज्यीय आपूर्ति पर टैक्स की बात करता है ना। अंतरराज्यीय आपूर्ति पर टैक्स की बात करता है, मतलब इंग्लिश में भी मैं बोल देती हूँ, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी और इंटरस्टेट सप्लाई, इसकी बात करता है। फिर हमारे पास आता है 279A जो कि जीएसटी परिषद की गठन की बात करता है। ये एकदम से रट के रखना, ठीक है। ये रट के रखना, ये सारी चीजें बिल्कुल मत छोड़ना, एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इससे कम आपको कुछ भी याद नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। एटलीस्ट मिनिमम जो सबसे कम याद कर सकते हो वो एटलीस्ट इतना याद रखना, ठीक है। मतलब अभी आगे तो और है, जितना मैं करवा रही हूँ, मैं बहुत सारी चीजें छोड़ रही हूँ, मेन मेन चीजें ही करा रही हूँ, इसलिए प्लीज इतना सोते जागते उठते बैठते मतलब कभी भी पूछे भूलना नहीं है, इतनी चीज याद रखना, ठीक है। चलो फिर हम आगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। 3 तरीके की जनरली हमारे पास चीजें जो है इंट्रोड्यूस हो गई। हम तीनों आर्टिकल के बारे में देख लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीजें बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में, है ना। जीएसटी क्या क्या बोल रहा था, तो देखो सबसे पहले तो अभी जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला जो आपका पार्ट है ना,
जो मुझे लगता है कि क्या कहाँ पे हुआ था, तो वो बात हम कर लेते हैं इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का ना गलत दिखा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 2017 में जितने भी बिल थे वो फाइनली इनेक्टेड हुए, और 2017 में जीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट जो है 2017। कंपनसेशन एक्ट के बारे में यही पे बात कर लेते हैं। देखो हुआ क्या था ना, बहुत झगड़ा हो रहा था। ठीक है, बहुत सारे टैक्स जो है असेंबल हो रहे थे जीएसटी के किधर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी में, है ना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थे वो गुस्सा थे, रीजन था कि उनका भाई बहुत नुकसान होने वाला था आने वाले कुछ टाइम पे, जो टैक्स प्योरली उनको मिलने वाला था वो बढ़ रहा था। तो सेस जो लाया गया वो स्पेशली उन्हीं के लिए लाया गया कि जिन भी स्टेट्स को जीएसटी में नुकसान होगा, है ना, हम उनका क्या करेंगे, सेस के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा टैक्स आएगा वो जीएसटी में जो भी नुकसान हो रहा है जिन भी स्टेट्स का, उनको भरने के लिए। तो जितने भी लग्जरी आइटम्स है, सिगरेट, बीड़ी, जो भी आप लोग खाते हो, है ना, लग्जरी कार्स हो गए, जो भी मतलब लग्जरी चीजें जितना भी आप कंसिडर कर सकते हो, आप जो ये खा रहे हो ना, ये पी रहे हो आप, कोल्ड ड्रिंक रोज रोज, वो सारी चीजों में ना आप एक्स्ट्रा सेस, मतलब जितना प्राइस होती है उससे कहीं ज्यादा आप उसमें टैक्स भरते हो, है ना। तो वो जितने भी लग्जरी आइटम्स थे उन सबको सेस वाली कैटेगरी में डाल दिया गया। आपसे बहुत ज्यादा सेस जो है वसूले जाते हैं उसमें, और फिर वो कंपनसेट करने के लिए भरा जाता है। हालांकि वो चीज अभी तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुई है, बट फिर भी इतना स्लो नहीं हो सकते बेटा, अभी बहुत क्लास लंबी है और बहुत चीजें लंबी है। ठीक है, स्लो देखना है तो मेन लेक्चर पे जाओ। मैं सिर्फ एक बार ब्रीफ कर रही हूँ आपको। अभी स्लो, मैं वैसे भी बहुत स्लो होती हूँ। ठीक है, इतना और मुझे स्लो ना कर दो कि पूरा पता चला पूरा लेक्चर में सिर्फ मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज, आपका काम है पढ़ के आना, है ना। मेरा काम है उसे वापस से बताना कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसे छोड़ के नहीं जाना, फिर वापस से क्वेश्चन आंसर करना। तो इसमें एकदम फास्ट होगा थोड़ा सा, है ना। फास्ट नहीं होगा तो क्वेश्चन भी करना है, रिवीजन भी करना है, सब कुछ करना है, कैसे होगा। तो इसलिए मैं वैसे भी बहुत स्लो टीचर हूँ। प्लीज, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ क्लास में कि मुझसे ज्यादा स्लो टीचर कोई नहीं है। तो प्लीज आप लोग ना, जब कभी मैं मेंटेन करने की कोशिश करूं तो हो जाया करो। मुझे अभी भी लग रहा है मैं स्लो हूं थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं, है ना। और फाइनली 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, फाइनली 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी जो है इंट्रोड्यूस हो गया, है ना। ये एक हिस्टोरिकल टैक्स रिफॉर्म के रूप में देखा जाता है अभी भी इंडिया में, है ना, जीएसटी। लेकिन लेटर इसे 8 जुलाई जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 को इसे बाद में जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सटेंड किया गया था। ये डेट याद रखना, ये डेट भी याद रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। है ना, चलो। तो अभी हम आ गए किधर, जीएसटी का हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, जीएसटी इंडिया में आ चुकी है ना। अब देखो कई तरीके के जीएसटी जो है यहाँ पर हमारी इंडिया में जो एस्पेक्ट है वो डुअल जीएसटी मॉडल था, हमेशा याद रखना, डुअल जीएसटी मॉडल था। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है ना, उसके याद रखना। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, हमेशा याद रखना, और कुछ भी इसके बारे में और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, सोते जागते उठते बैठते कुछ चीजें बस याद रखना। ठीक है, उनमें कंफ्यूज मत होना, मूवमेंट है, डायरेक्शन है, ये है वो है, कुछ नहीं, हमेशा याद रखो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, और फ्रांस जो है फर्स्ट कंट्री थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था 1954 में। जीएसटी के कई तरीके के रेट चल रहे हैं, 0.25, 3%। एक इस एग्जाम में अभी पूछा गया था, है ना, कितने खंड है, तो जनरली 6 माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप और इलेबोरेट करोगे, जितना आप बाइफरकेट करते जाओगे उतने ज्यादा टैक्सेस है, लेकिन जनरली जो हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना, वो 0.25 है, 3% है, 5% है, 12% है, 8% है और 28% है। जनरली जो हम कंसीडर करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, शायद आपका अभी कोई कॉमर्स का पेपर हुआ था पीएससी में, उसमें ही पूछा गया था, है ना। तो याद रखो जनरली 6, कई जगह 5 मान सकता है, मैं उसमें कंफ्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है उन्होंने 0.3, ये जो 0.25 वाला था उसे भी कंसीडर ना किया हो, है ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी, और हम वही सही मान सकते हैं जो पीएससी सही मानेगा, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना आप इस खंड को बाइफरकेट करते जाओगे उतना वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम 6 मान के चलते हैं, 6 खंड होंगे, है ना। 0.25 भी हम कंसिडर करते हैं, बहुत सारी बुक्स में माना गया है, बहुत सारी बुक्स में देखो कुछ क्लासेस में कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कुछ में कर रहे हैं। तो आप ये याद रखना कि क्वेश्चन अभी पूछा गया है ना, अभी आपका कोई पीएससी का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन था शायद,
वही मैं बोल रही हूँ, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें जो पीएससी आपका मानेगा हमें वही मानना पड़ेगा, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते। अगर आप वाइपर गेट करते हो तो फिर 0.25 है, पर मोस्ट प्रोबेबली जो सही आंसर है वो 6 है। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर है वो 6 है, बाकी डिपेंड करेगा पीएससी क्या मानता है, उसमें हम कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते और कुछ भी नहीं ले सकते। हमें 6 खंड मान के चलते हैं, हम अपने आंसर में 6 लिखेंगे, बाकी पीएससी हो सकता है 5 माने, लेकिन जनरली 6 ही कंसिडर किए जाते हैं। हमने जितना अभी तक पढ़ा है उसमें 6 ही कंसिडर हुआ है। ठीक है, आईसीएसई की बुक में भी 6 कंसिडर करा है, किसी का मतलब जो पिछली बुक्स थी, अभी तो खैर ये वाला चैप्टर भी गायब है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं किस तरीके से जीएसटी को चार्ज किया जाता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए याद रखना। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, पहला हम देख लेंगे क्या है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए एकदम अच्छे से और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन है वही भी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई में हम सप्लाई, इफ द सप्लाई हैज बीन मेड विद इन, एक स्टेट के अंदर ही सप्लाई हो रही है, मेड विद इन स्टेट, है ना। महाराष्ट्र का सामान है, महाराष्ट्र में ही सप्लायर भी है, महाराष्ट्र में जो बना रहा है वो भी है, महाराष्ट्र में ही सप्लाई हो गई, हम क्या बोल देते हैं उसे, इंटर स्टेट सप्लाई बोल देते हैं। ठीक है, किसी भी यूनियन टेरिटरीज का है वो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, आप लोग इससे ना कंफ्यूजन से हमेशा के लिए बच जाओगे, है ना। विद इन द स्पेस, विद इन द स्टेट, दो चीजें होंगी इसमें, विद इन द स्टेट, है ना, और इसी तरीके से विद इन द यूटी, सेम विद इन सेम जो है यूनियन टेरिटरी, हम इसे इंट्रा ही मानेंगे, विद इन सेम यूनियन टेरिटरी, उसी यूनियन टेरिटरी में भी हो रहा है और उसी स्टेट में हो रहा है, दोनों लोग बैठे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। जब विद इन स्टेट हो रहा है ना, तो हम जो लेते हैं वो एसजीएस, सॉरी, यूजीएसटी और स्टेट जीएसटी, है ना। और यहां पर जो होता है तो हम यूजीएसटी लेते हैं प्लस आईजीएसटी, सॉरी सॉरी सॉरी, यूटीजीएसटी, है ना, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, अब देखो इसमें आता कौन कौन है, तो ये हमेशा याद रखना, विद इन स्टेट हम कब मानेंगे, जब भी बात हो रही है 28 स्टेट्स की, जितने भी अभी करंट में हैं, तुम लोग ज्यादा अच्छे से पता है तुम लोग को, है ना, जितने भी अभी प्रेजेंट में जितने भी स्टेट है, प्लस दिल्ली, प्लस यूनियन टेरिटरीज में भी, उनमें हम आईजीएसटी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडीचेरी। ठीक है, यहां पर हम विद इन द स्टेट हम यूजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, हमेशा याद रखना। किसमें, दो हमने लिख दी, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है, इसके अलावा, है ना, हम बात करें चंडीगढ़ की, लक्षद्वीप की, सॉरी लिखते चलो, आप लोग लिख लो, मैं बोल रही हूं। ठीक है, वहां पर जब हम यूटीजीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं और सीजीएसटी, चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप में, अमन में, लद्दाख में, दीव में और नागरा हबर हवेली में, है ना, ये सब हम इन्हें एक यूनियन टेरिटरीज मान के चलते हैं। ठीक है, लिख लो, इसके अलावा जितनी भी यूनियन टेरिटरीज आपको पता है वो सब की सब उधर जाएंगे। हाँ, इन सब में ना, इन तीनों में हम एसजीएसटी कलेक्ट करेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, इन सब में हम एसजीएसटी कलेक्ट करेंगे, किसमें, दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में और पौंडीचेरी में। बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है सब में हम यूटीजीएसटी कलेक्ट करने वाले। ठीक है, याद रखना, मैं फिर से नाम लिख बोल देती हूँ, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान, लद्दाख, दीव एंड दमन एंड नागरा एंड नगर हवेली। क्लियर है, ये वाला कंफ्यूजन ना हटा दो एग्जाम से, दिमाग से, इसीलिए मैं ये वाला चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट था इसमें, है ना। अगर मान लो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारे पास कोई समूह है, अंडमान में, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, हम मतलब हम इंटर स्टेट सप्लाई ही कर रहे हैं, तो वहां पर जो हम वसूलेंगे वो हमारा सीजीएसटी होगा और प्लस यूटीजीएसटी होगा। क्लियर है, क्लियर है, आगे चले, फटाफट थंब देना सीखो तुम लोग। ठीक है, रिवीजन की क्लास में फटाफट थंब देना सीखो, डाउट है तो पूछो, नहीं तो फटाफट आगे बढ़ो।
बोलो, नहीं बोलोगे तो मैं फट से आगे बढ़ जाऊंगी। इंटर स्टेट सप्लाई कब होगी? जब हम बात कर रहे हैं टू स्टेट्स की, है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है महाराष्ट्र में, सामान सप्लाई हो रहा है मध्य प्रदेश में, है ना, हम इन टू स्टेट्स मानेंगे, इन्हें दो अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अगर यहां पे भी हो रहा है तो हम इंटर स्टेट मानेंगे, वन स्टेट एंड वन यूटी, वन स्टेट एंड वन यूटी, है ना। अलग एक स्टेट से अगर दूसरे यूनियन टेरिटरीज में माल जा रहा है तो भी हम उसे क्या मानेंगे? इंटर स्टेट मानेंगे। और इंटर स्टेट मानेंगे मतलब सीधा सा है, हम क्या लेंगे यहाँ पे? आईजीएसटी। और ये भी कंफ्यूज मत रहना कि आईजीएसटी सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, नहीं, आईजीएसटी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। मान लो मैंने महाराष्ट्र का सामान मध्य प्रदेश में भेजा, है ना, और मैंने 18% आईजीएसटी कलेक्ट की है, तो इसमें से 9% आईजीएसटी मध्य प्रदेश को जाएगी और 9% की आईजीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इसे वाइपरगेट का करने का काम करती है, बांटने का काम करती है, बाकी और कुछ भी नहीं करती। हमेशा याद रखना, आईजीएसटी कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखती। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत बच्चों के डाउट मेरे पास आए, ठीक है, हमेशा याद रखना। ये आईजीएसटी बटेगा दोनों में जाके, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट इतना झगड़ा झांसा करके रखा है तो सीधी सी बात है सारा का सारा टैक्स नहीं देंगे, है ना। और आपको भी पता है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स बहुत कम है, कंजम्पशन वाले स्टेट्स बहुत ज्यादा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी जो है स्टेट अपना टैक्स क्यों छोड़ेगा? तो यहां पर हम क्या करेंगे? आईजीएसटी लेंगे। क्लियर है? चलो, अगर ये केस है इंटर स्टेट वाला, वाइस वर्सा भी दोनों में चलेगा, है ना। जो केस मैंने 3 लिखे हैं वो 6 हो सकते हैं, आप बस इसे वाइस वर्सा कर लेना, है ना। तो ये जो आईजीएसटी है वो लगाई भी जाएगी और कलेक्ट भी की जाएगी, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन बाद में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसे लगाएगी भी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कंफ्यूज मत होना अगर एग्जाम में आ जाए। लेकिन बाद में आधा हिस्सा इसको देना पड़ेगा, किसको? जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी उसको, है ना। चलो, अब स्टेट कौन से स्टेट में जाएगा, ये किसको देगी? तो सीधी सी बात है, जो स्टेट कंजम्पशन में होगा उसी को देगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है और सामान किधर जा रहा है? एमपी में, तो एमपी की गवर्नमेंट को इनको देना पड़ेगा जो भी इनका हिस्सा आएगा, ठीक है। चलो, क्लियर है? आगे बढ़े, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, आगे चले। फिर हम अभी आगे देख लेते हैं क्या जीएसटी काउंसिल के बारे में। मेरे हिसाब से ये चैप्टर हो गया ना, तो फिर एक काउंसिल के बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं। जीएसटी काउंसिल, है ना, जीएसटी काउंसिल। अभी हमने इसका सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है जीएसटी काउंसिल में, है ना। जीएसटी काउंसिल में हमने क्या पढ़ा था अभी तक? सिर्फ और सिर्फ हमने इसका वो देखा है, मतलब 279 है जिसके तहत इसको गठित किया गया है ना। उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं देखा। 279 जिसमें बात की गई है, 279 ए जिसमें बात की गई है काउंसिल की गठन की। अब काउंसिल का गठन किस लिए किया गया, है ना? तो ये जितने भी जीएसटी के झोल झाल हैं वो सब लपेटने के लिए गठित किया गया, है ना। तो सबसे पहले 2016 में जितना भी जब भी शुरू है उसके 60 दिन के अंदर अंदर बोला गया कि आपको जीएसटी काउंसिल की जो है गठन करना है ना। अब इसमें सदस्य कौन कौन से होंगे तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप अपने हिसाब से लिख लो, ठीक है। इसके चेयरपर्सन होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसके चेयरपर्सन होंगे। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस इसके मेंबर्स के रूप में होंगे, है ना। अच्छा ये बताओ, इनको कंसीडर किया जाता है, ऑल मिनिस्टर्स जो होते हैं जितने भी फाइनेंस के होते हैं उनको करा जाता है इसमें कंसीडर। तो तीसरे ये भी लिख लो कि ऑल स्टेट फाइनेंशियल मिनिस्टर, ऑल स्टेट फाइनेंशियल मिनिस्टर, ठीक है। इन ये सब इसके किस में होते हैं का जो भी मतलब मेंबर्स वगैरह होते हैं, सदस्य की बात हो रही है।
फिर जीएसटी परिषद की सिफारिश, देखो बहुत सारी चीजों को लेके मैंडेट जो है बनाया गया था, है ना, कि जो भी सेस लगाए जाएंगे, जो भी सब चार्ज लगाएंगे, वो सब जीएसटी में शामिल किए जाएंगे। किन वस्तुओं को मुक्त किया जा सकता है, किन पर कर लगाया जा सकता है। फिर जो है जीएसटी कानून मॉडल लाना, कर आरोपण के सिद्धांत क्या होंगे, जीएसटी का विभाजन क्या होगा, क्या सिद्धांत होंगे, कितना एग्रीगेट टर्नओवर होगा, किस लिमिट में लगाना है, किस लिमिट में नहीं लगाना, किनको बाहर रखना है, किनको अंदर रखना है, ये सारा का सारा काम किसका था, जीएसटी काउंसिल का था, है ना। ये सारा का सारा काम किसका था, जीएसटी काउंसिल का। लेकिन यहां पर कुछ चीजें थी, है ना, जैसे पेट्रोलियम, डीजल आदि पर कर लगाने की, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, तुम लोग समझते हो, है ना, डीजल आदि पर कर लगाने की तारीख ये, जब भी जीएसटी काउंसिल चाहेगा वो इसे अपने, है ना, वो इसे, अभी तक ये वैट के अंदर आ रहा है, वो जब भी चाहेगा तो इसे जीएसटी के अंदर ले लेगा। वो तारीख जो है इनके ऊपर रखा गया है ना, जितनी भी वो 5 चीजें मैंने आपको बताई थी। तो जीएसटी परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिस पर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, हाई स्पीड मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन पर जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, चलो, क्या हो गया भाई, कुछ एक्स्ट्रा चीज मत लिखना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप लोग जो पढ़ता है पढ़ो, मैं मुझे फटाफट रिवाइज कराने दो, ठीक है। चलो, जो भी जिनको भी इंपॉर्टेंट लगता जाएगा वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बात होती है कोरम की, है ना, कोरम की, तो कोरम में ये लिख लो, कम से कम 50% इंटू टोटल नंबर ऑफ जीएसटी मेंबर ऑफ काउंसिल। जो भी कोरम गठित होगी 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल मेंबर्स, 50% होने चाहिए, वो कंपलसरी है, ठीक है। चलो, अब क्या बचा है भाई रिवाइज करने में, जीएसटी काउंसिल भी हो गई हमारी। थ्री फोर्थ वाला जो वेटेड वेट वाला था वो आप देख लेना अपने हिसाब से, है ना। तो अगर आप देखो, एक कंक्लूजन निकाल के, मैं कंक्लूजन लिख लेती हूँ, ठीक है। कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा अगर आपके पास मोर देन, कोरम गठित करने के लिए 75%, और कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा अगर 75% मेजोरिटी उसमें उसे पास नहीं करती है ना। 75% जो है मिनिमम रिक्वायर्ड है किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए। 1 मिनट में पानी पी लो, फिर आगे बात करते हैं। कोरम 50% का, है ना। चलो, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ टैक्स जो है मिलाए गए, मैं उनको मेन मेन लिख रही हूँ, याद रखना, इनको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। जो मैं अभी लिख रही हूँ ना, वो कभी भी मत भूलना। ये इतने, इस चैप्टर में कम से कम इतनी चीजें याद ही रखना, ज्यादा याद रखो वो आपकी बात है, ठीक है, पर कम नहीं रखना, ये मेरी बात है ना। एक्साइज को मिला दिया गया, सर्विस टैक्स को मिला दिया गया, एक्साइज को मिला दिया गया, सर्विस टैक्स को मिला दिया गया, सीएसटी मिला दिया गया, सीबीडी जो है मिला दिया गया, स्पेशल सीबीडी को भी मिला दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे थे, जैसे वैट को मिला दिया गया, है ना, लॉटरी पे और जो भी आपका एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। लेकिन याद रखना, एंटरटेनमेंट में एक्सेप्ट है जो कि लोकल बॉडी द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। लग्जरी टैक्स था, एंट्री टैक्स था, वो सारी चीजें स्टेट की भी हटा दी गई हैं। लिख लो, मैं बोल देती हूँ फिर से, वैट को, लॉटरी टैक्स को, एंटरटेनमेंट टैक्स को, एक्सेप्ट है क्या, जो भी आपका लोकल बॉडी के लगाया गया था, है ना, एंट्री टैक्स हटा दिया गया, टैक्स और एडवर्टाइजमेंट हटा गया। लेकिन कुछ टैक्स थे जो कि जीएसटी में सबमिट नहीं किए गए, वो जरूर लिख लो, है ना। कुछ टैक्स थे, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, अभी भी हमने बहुत जगह पढ़ा है, ठीक है, जब हम आगे पढ़ रहे थे, वो अलग ही चल रहा है ना, हमें एंट्री टैक्स और ये सब देना है। एल्कोहलिक लिकर पे, एल्कोहलिक लिकर जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है ना, उसे भी अभी नहीं मिलाया गया है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, है ना, इनको भी नहीं मिलाया गया है। टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स,
टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, है ना। इन्हें भी अभी अभी इन्हें मर्ज नहीं किया गया है ना। इन्हें अभी जो है जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया। बस इतने याद रखना। चलो बहुत हो गया। अच्छा ये बताओ टोबैको में क्या लगता है? टोबैको में कौन सा टैक्स लगता है अगर हम टोबैको की बात करें तो? बोलो। टोबैको की बात करें तो कौन सा टैक्स लगता है टोबैको में? फटाफट बताओ मुझे। बताया है मैंने, याद कितने लोगों को है? सेस, जीएसटी याद रखो। कुछ टॉपिक में ये याद रख लो। मैंने बताया है कि नहीं बताया पता नहीं मुझे, है ना। टोबैको में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी प्लस सेस वेस तो ठीक है, अलग से ही लगता है ना। इसके अलावा जो आपका ये अफीम वगैरह होता है ना, ओपीएम, इंडियन हेम्प और जितने भी नारकोटिक्स ड्रग्स होते हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स, है ना। इन सब में सिर्फ टोबैको है जिसमें सेंट्रल एक्साइज लगती है, इसमें स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। प्लस जीएसटी, फिर सेस वगैरह तो ठीक है ना। वो तो आपको पता है कि सेस हमें टोबैको में देना ही है ना। चलो अब जीएसटी की मूल अवधारणा पे आ जाते हैं, क्या क्या है। तो देखो, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, सबको पता है ना। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स हमारा बढ़ता जाता है ना। तो क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बात ही कर चुके हैं हम। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसके अलावा है ना, इसमें भी टैक्स क्रेडिट की सतत श्रृंखला चलती रहती है। जैसे जैसे आप टैक्स देते रहते हो, अगर आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हो तो आपको टैक्स की क्रेडिट जो है मिलती रहती है ना। तो इसका जो बर्डन जाता है वो किस पे जाता है? बर्डन जाता है वो हमेशा फाइनल कंज्यूमर पे जाता है। बर्डन किस पे जाएगा? हमेशा हमेशा फाइनल कंज्यूमर पे जाएगा। ठीक है, कैस्केडिंग नहीं होती, नो कैस्केडिंग इफेक्ट है इसमें, नो कैस्केडिंग इफेक्ट है। ठीक है, चलो इसके अलावा एक समान कर संरचना है, वो तो ठीक है, ये आप सबको पता है ना। इंडिया में डुअल जीएसटी चल रहा है। कलेक्शन भी हो गया। अभी कुछ और बचा है क्या बताने के लिए? हाँ चलो ठीक है, जीएसटीएन बचा हुआ है ना, जीएसटीएन बताना है। जीएसटीएन के क्वेश्चंस भी थे। है ना। जीएसटीएन क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, है ना। तो ये जो जीएसटीएन है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में जनरली इसे बताया गया। 2013 की सेक्शन 8, मतलब हम इसे कंपनी नहीं मानते हैं, है ना। इसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, है ना। और www.government.in एक वेबसाइट है जो इसे मैनेज करती है पूरे के पूरे कॉमन पोर्टल को, है ना। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती, पंजीकरण, आवेदन करना, जो भी है दखल करना, है ना, चालान करना, भुगतान का निपटान करना, ये सब है। लेकिन हम इसे कंपनी की तरह ट्रीट नहीं करते, हम इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर है? चलो, और कुछ बाकी है क्या? मुझे याद दिलाओ, अगर अगर कुछ भी है जो हम मतलब बता सकते हैं आपको।
या फिर जो भी डाउट हुआ हो वो मुझसे एक बार पूछ लो, फिर चले क्वेश्चन आंसर की तरह। बोलो बोलो फटाफट बताओ, है ना। नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं। चलो भाई, जीरो रेटेड नील रेटेड सप्लाई बता दीजिए मैम। वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। मैं सप्लाई उसमें मैं अभी रख नहीं रही हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस कम करेंगे, जब मैं लेवी पढ़ाऊंगी ना तब मैं बताऊंगी, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन की क्लास थी, मेरा बेस बनाना था, तो मैंने वो बताया था आपको, मुझे पता है। ये हम लेवी जब भी पढ़ेंगे ना मैं आपको तब समझाऊंगी। रखो उसको, जीरो रेटेड नील नील रेटेड मेरे दिमाग में है, हम जब इससे ऊपर जाएंगे ना तब समझाएंगे। वो बेस बनाना था उस बार मुझे, इसलिए मैं तुम लोग को समझा रही थी। अभी ठीक है, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अच्छे से बात करेंगे, परेशान मत हो। टीओ बेस्ड सप्लाई बता दो मैम। टीओ बेस्ड क्या होता है भाई, पूरा लिखो। मैं तुम्हें कंफ्यूज, मैं जब शॉर्ट लिखती हूँ तो मैं पूरा बोल के लिखती हूँ ना, तुम लोग भी पूरा बोलो प्लीज। फटाफट बोलो। अभी जो मेन मेन चीजें हैं ना, अब देखो जितनी चीजें हमने लिखी है ना, हाँ सॉरी, इसमें एक हार्मोनाइज सिस्टम वाला नंबर है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो इतनी चीजें नहीं भूलना है, सोते जगते उठते बैठते एनी टाइम, इतना याद होना, मतलब ऐसे याद होना चाहिए। आईटीसी बाद में आएंगे, इंट्रोडक्शन की क्लास चल रही है, आईटीसी पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, वो आपके बेस के लिए थी। अब हम चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे उसको अलग अलग, ठीक है। एक ही में सब नहीं घुसेड़ेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे। आईटीसी आईटीसी का पूरा चैप्टर है, ठीक है। मैंने जब समझाया था आपको, बेस बनाया था, तब मैंने वो सारी चीजें बताई थी। जीरो ये सब बाद में करेंगे, सप्लाई में आएंगे, ठीक है। परेशान मत हो। यूजीएसटी क्या, हो भगवान, ऐसे क्वेश्चन प्लीज मत करना कि मैं बेहोश हो जाऊं आखिरी में, ठीक है। यूजीएसटी क्या है? यूजीएसटी नहीं होती, यूनियन टेरिटरीज की जीएसटी होती है, ठीक है। सेंट्रल, मैंने कितनी चीजें बताई, सेंट्रल जीएसटी आई, एसजीएसटी आई, यूटी जीएसटी आई, आईटी जीएसटी आई, सेस आया, है ना, 2017 में। प्लीज ध्यान रखो इन सब चीजों का। और जितनी चीजें लिखी है ना बोर्ड पे, मतलब जान निकल जाए तो निकल जाए, भूलना मत इनको, ठीक है। ऐसी हालत है, बाकी जान जाती हो ना निकल से, हलक से जान निकाल देना, लेकिन इनको मत दिमाग से निकालना। चलो अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं, ओके। भाई पहला क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया? हाँ, चलो। तो अभी हम बात किस पे करते हैं, क्वेश्चन आंसर पे, है ना। हाँ, थका लेते हो यार तुम लोग। क्वेश्चन आंसर का आंसर तुम्हें ही बताना है, हम पढ़ चुके हैं। फटाफट बताओ क्या होगा। जीएसटी को जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया था? फटाफट बताओ, तुम लोग पढ़ चुके हो अभी अभी, ठीक है। 1D। बाकी में हमें मिला था कब? बाकी की अगर हम बात करें तो 1/7/2017, लेकिन जम्मू कश्मीर में 8/7/2017, है ना। चलो, ये रिवीजन वाला पार्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 2018 था। फर्स्ट 80th, 101वां, 122वां, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताते जाओ मुझे। फटाफट बताते जाओ। एक सौ एकवां अभी हम पढ़ चुके हैं, है ना। 101वां संविधान संशोधन किया गया था, तो 122वां क्या था? ये 122वां क्या था, है ना। 122वां जो है हमारा संशोधन विधेयक था, हमेशा याद रखना। 122वां संशोधन विधेयक था। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया
वो 101वां था। दोनों चीज में कंफ्यूज मत होना, लेकिन दोनों चीजों को अलग अलग भी याद रखना है ना, दोनों चीजों को अलग अलग भी याद रखना। संशोधन विधेयक जो डाला गया था वो 122वां था, जो अमेंडमेंट किया गया वो 101वां था। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे तीन जो है तीन हमारे सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे, उन तीनों को हम पढ़ चुके हैं अभी अभी हमने जब रिवाइज किया है ना। तो ये चीजें कुछ कुछ छोटी छोटी हैं जिन्हें याद रखना है। चलिए, जब केरल में एक जीएसटी डीलर, तमिलनाडु में एक जीएसटी डीलर या फिर ग्राहक उत्पाद बेचता है तो कर एकत्र किया जाता है जीएसटी में, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी या फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी। फटाफट बताओ, अभी मैंने क्लियर किया है। फटाफट बताओ कौन सा होगा। है ना, अलग से आईजीएसटी। रीजन क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है ना, केरल से सामान किधर जा रहा है, तमिलनाडु में, है ना। दो अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है मतलब आईजीएसटी हमारा कलेक्ट होना। इतने इजी क्वेश्चन मैंने दिए थे, मुझे लगा था तुम सब पूरे के पूरे मार के आओगे। जीएसटी लागू होने के बाद भारत में आयात, आफ्टर इंट्रोड्यूशन ऑफ जीएसटी इंपोर्ट इनटू इंडिया, आईजीएसटी प्लस बीसीडी के अधीन हुआ, सीजीएसटी या फिर प्लस एसजीएसटी प्लस बीएसडी के अधीन हुआ, शून्य रेटेड, या फिर एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। मैंने 40 बार पूरे लेक्चर में बताया होगा ये वाला चीज, है ना। जीएसटी लागू होने, मैंने इसी चैप्टर में नहीं बताया था लेकिन बाद में मैंने बहुत बार बताया है ना, बहुत बार बताया मैंने। फटाफट बताओ मुझे। बताओ मुझे फटाफट। ए, आईजीएसटी प्लस बीसीडी के अधीन, है ना। आईजीएसटी प्लस बीसीडी के अधीन, कितने लोगों का ए आंसर है और कितने लोगों का अलग है। चलो, क्योंकि हमारा जो ये इंपोर्ट आता है ना, इंपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट आता है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये जो भी आता है वो सब हम किसके अंदर रखते हैं, हम ये सब इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर रखते हैं। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन सब की बात कर रहे हैं हम, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इंटर स्टेट सप्लाई की तरह करते हैं। अगर हम सेज की बात कर रहे हैं, SEZ, है ना, भले ही किसी डोमेस्टिक स्टेट को हम, ये जो सेज है ना उसे हम इंडियन से बाहर मांगते थे, ये इंटर स्टेट सप्लाई होती है। भले ही कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इसे सामान सप्लाई करे या फिर किसी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेज से माल सप्लाई हो, हमेशा याद रखना इसे भी हम इंटर स्टेट सप्लाई पे रखेंगे, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज मत होना, कभी भी अगर हम सेज से, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, भले ही कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन्हें सामान सप्लाई कर रही हो या फिर सेज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सामान सप्लाई कर रहे हो, हम इन्हें हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई पे रखेंगे। इन्हें कभी भी, भले ही सेज आपको बोल दे महाराष्ट्र में है, भले ही बोल दे कि एमपी में है, कहीं भी है, हम हमें इंटर स्टेट सप्लाई की तरह ही ट्रीट करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटर स्टेट सप्लाई की तरह हम हमेशा ही आईजीएसटी लगाएंगे। इंपोर्ट का केस है, एक्सपोर्ट का केस है, ठीक है। या फिर, है ना, हम ये भले ही होते हैं लेकिन सेज को हम हमेशा इंडिया से बाहर मानते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। इंडिया से बाहर मानते हैं हम हमेशा, यहाँ पर आईजीएसटी की तरह ट्रीट करते हैं, ये चीजें हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये बाकी सब कुछ तो हुआ नहीं, एक ही ऑप्शन हमारा आ रहा है, आईजीएसटी प्लस बीसीडी के अधीन। चलो, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के कार्यान्वयन द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई। केलकर टास्क फोर्स, चिदम्बरम टास्क फोर्स, जेटली टास्क फोर्स, इनमें से कोई नहीं। तो 2004 में हमारे पास विजय केलकर की समिति आई थी, है ना, उसी से हमने बातें देखी थी। तो 2004 कौन आए, विजय केलकर। कितने इजी क्वेश्चन मैंने दिए थे, है ना। चलो,
किस प्रकार का कर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है? व्हाट काइंड ऑफ टैक्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ या फिर कोई भी नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्स आप ही को भरना है, अगर आपकी इनकम है ना, आप इनकम टैक्स के अंदर में आते हो तो आप ही को भरना है। अप्रत्यक्ष कर जनरली ट्रांसफर होता है एक दूसरे से, और जो फाइनल कंज्यूमर होता है वही क्या करता है, टैक्स को पे करता है ना, वही क्या होता है, टैक्स को पे करता है, उसके अलावा और कोई पे नहीं करता। चलो अगला देख लेते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? बहुत सारी चीजें हैं, है ना, लेकिन बहुत सारी चीजों के बीच में भी जो मेन डिफरेंस है वो मुझे बताओ क्या होता है। जो जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो सब के सब हमें करदाता स्वयं भुगतान करता है ना, और यहाँ पर अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष कर की, तो वो भुगतान करता है जो भी, जिसके पास भी टैक्स पे करना होता है। मैं और कुछ टैक्सेस आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट टैक्स में कभी भी करों के बोझ को स्थानांतरित नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वहां पर स्थानांतरित हो सकता है, ठीक है। यह हमेशा याद रखो, डायरेक्ट टैक्स हमेशा मुद्रास्फीति को कम करने का काम करता है और वो बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, सीधी सी बात है, सब कुछ हमें ही भरना है ना, कितने ही प्रोसेस से होके गुजरेगा, है ना। इनकम टैक्स चोरी की संभावना हो सकती है, वहां पे कुछ नहीं है, जितना आपको प्राइस बता दिया गया आपको लेना ही है, जितना बता दिया गया उतना भरना ही है ना, तो ये सारी चीजें शामिल है। तो लेवी का आरोप बिल्कुल, स्थानांतरण की प्रकृति बिल्कुल, टैक्स का अलग अलग कलेक्शन पैटर्न, सारी की सारी चीजें सही है। चलो, जीएसटी को किस प्रकार का कर कहा जाता है? उपभोग आधारित कर, आंदोलन आधारित कर, गंतव्य आधारित कर, इनमें से कोई नहीं। हमेशा याद रखो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना, कभी भी कंफ्यूज होना ही नहीं है हमें, हम हमेशा मान के चलेंगे ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की संरचना और कार्यों की रूपरेखा बताता है? अभी पढ़ लिया हमने, 279A। जीएसटीएन एक है निर्लाभ संगठन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अभी बता दिया मैंने आपको। लाभ संगठन इनमें से कोई नहीं, एक व्यक्तिगत कंपनी, हम एक व्यक्तिगत कंपनी के रूप में इसे मानते नहीं, क्योंकि ये सेक्शन 8 के अंतर्गत आता है ना, सेक्शन 8 के अंदर आता है, इसलिए हम कंपनी के रूप में इसे ट्रीट ही नहीं करते, हम इसे हमेशा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन से जीएसटी के परिषद के सदस्य होंगे? केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, बताओ कौन सा होगा? अभी अभी हमने पढ़ा इसे, अभी बताओ, अभी बताया मैंने, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। बी, वेरी गुड, एक और दो, है ना। हमने केंद्रीय राज्य मंत्री की भी बात करी थी, हमने राज्य जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, इसकी भी बात की थी। राज्यों के मुख्यमंत्री की बात हमने कहीं नहीं करी है, तो बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। चलो, निम्नलिखित में से किसे जीएसटी परिषद का अध्यक्ष माना जाएगा? केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व राज्य मंत्री या फिर राज्य के मुख्यमंत्री? अभी हमने पढ़ा, कौन होंगे भाई इसके? चेयरपर्सन हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, है ना। किधर ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को हम अध्यक्ष के रूप में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क द्वारा किया जाता है? पंजीकरण की सुविधा, आईजीएसटी की गणना एवं निपटान, कर भुगतान या बैंकिंग नेटवर्क से मिलान, ऊपर के सभी? फटाफट बताओ, मैंने अभी बताया सब कुछ। ठीक है, जीएसटी के अंतर्गत किस प्रकार के कर को सम्मिलित किया गया है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर या ऊपर के सभी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट या स्टेट टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स या फिर ऑल ऑफ द एबव? अभी कोई कमेंट नहीं करना क्योंकि मैं देख ही नहीं रही हूं, ठीक है।
सारे, ऑलमोस्ट सारे, है ना, अभी तो हमने देखा है। कौन से कर जीएसटी के दायरे से बाहर है? संपत्ति एवं स्टैम्प शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त कर्तव्य, शराब पर उत्पाद शुल्क, ए और सी, बताओ कौन से हैं जो बाहर है? Property tax and stamp duty, additional duties of custom, CVD and SAT, excise duty on alcohol, entertainment tax by local body, कौन से, या फिर केवल ए और सी? एक मैंने और शामिल कर दिया, उसको भी देख लेना। यस, डी अभी हमने देखा है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं होगी? रसोई गैस, शराब, पेट्रोल, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं होगी? रसोई गैस, शराब, पेट्रोल, उपरोक्त की सभी, है ना। सारी की सारी पेट्रोल और शराब है ना। तो अगर कुकिंग गैस नहीं भी आता तो भी शामिल कर लो। निम्नलिखित को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाया जाएगा। मानव उपयोग के लिए मादक शराब, तंबाकू, टोबैको, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, ऊपर के सभी। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाया जाएगा? फटाफट बताओ। बोलो 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 बोलो। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, तो क्या मानव उपभोग के लिए जो मादक शराब है ना, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर क्या आप लोग जीएसटी देते हो? निम्नलिखित को छोड़कर सभी वस्तुओं और आपूर्ति पर जीएसटी लगाया जाएगा। मानव भोग के लिए मादक शराब, सोते बैठते उठते भागते, इसमें कभी देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, मैंने कितनी बार बताया कि सिर्फ एक चीज को स्पेशली शामिल किया गया है, ठीक है, किसको? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मादक शराब। मतलब इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया ना जीएसटी के लिए, तो इसको बाहर कर दिया गया था, है ना। हमेशा याद, कुछ भी आए, कितना भी कंफ्यूजिंग है, हमेशा याद रखना ये पहली प्रायोरिटी होगी, क्योंकि ये डेफिनेशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे स्पेशली लिखा गया है, ठीक है। ये कब रिफॉर्म होगा, क्या होगा, इसका कुछ नहीं पता, तो हमेशा सोते जागते उठते बैठते इसे कभी मत ही भूलो, क्योंकि ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हो। जो डेफिनेशन है ना, वो सिर्फ इसे बाहर रखा गया है ना, ये मेन था। तो हमेशा इसे याद रखें, इसके लिए कभी कुछ चीजों को लेकर ना कंफ्यूजन होना ही नहीं है, उनके लिए हमेशा याद रखो। चलो, कितनी कंपनियों को जीएसटी सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है? हाउ मेनी कंपनीज आर गिवन परमिशन टू एक्ट एज जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स? फटाफट बताओ, इसमें कुछ और चीजें भी है, मैं ऐड करा देती हूँ। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखो। लिस्ट कितनी है? देखो, अब ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स होते क्या हैं, पहले तो ये याद रखो। 34 है प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। नंबर्स आपको नहीं पता क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था, इसलिए मैंने टेस्ट में डाल दिया। ये स्पेशल एंटिटीज होती है जो कि ऑथराइज्ड होती है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या कर सकती है? एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकती है ना, जिससे कि जितने भी टैक्स पेयर हैं वो जीएसटी से क्या कर सके? कंप्लाई कर सकें। इसके लिए क्या करती है? एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम करती है, एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम करती है ना। प्रेजेंट टाइम पे 34 है, प्रेजेंट टाइम पे अभी 34 है ना। तो जितने भी मतलब होते हैं, जैसे क्लियर टैक्स हो गया, ये भी एक नाम है ना, लिख लो। क्लियर टैक्स हो गया, ये भी एक जीएस मतलब सुविधा प्रोवाइडर है। बहुत सारी कंपनी, लगभग 34 है, तो हम सबको तो नहीं देख सकते, तो 34 है ना। और प्रोलॉजिक वेब सोल्यूशन करके कंपनी है, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी मानी जाती है, पेरेंट कंपनी है ना। मैं नाम बोल देती हूँ, आप लोग लिख लो, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी प्रोलॉजिक वेब सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, है ना। और ये जनरली कंप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट इनको स्पेशल अथॉरिटी देती है। तो नाम मतलब याद रखो, सुविधा प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, लगभग जैसे आपका एमपी ऑनलाइन का कियोस्क चलता है ना, वैसा कुछ सेम मान के चलो, तो लगभग वैसा कुछ है ना। तो कितनी कंपनियों को
जो है मिला है, तो टोटल अभी तक 34 कंपनियां हैं, है ना। और अगर आप चाहो तो आप कर भी सकते हो, बहुत सारी, मतलब 34 है तो बहुत सारी है, ऑब्वियस सी बात है, सबका नाम नहीं ले सकते, बट फिर भी ये है। अभी तक टोटल कितनी है? 34 जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स हैं अभी तक इंडिया में, है ना। अभी करंट का डेटा ही है 34, है ना। अब ये अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जितने सुविधा प्रोवाइडर्स होते हैं वो एक गवर्नमेंट कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है, तो हमेशा याद रखो ये प्राइवेट कंपनीज है ना। ऐसा कभी कुछ घुमा के पूछ लिया, मुझे नहीं लगता इतना डीप में जाएगा, बट स्टिल, है ना, एक बार याद कर लो। प्राधिकरण में शामिल होंगे, द अथॉरिटी सेल कंसिस्ट ऑफ एक अध्यक्ष एवं एक तकनीकी सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 तकनीकी सदस्य, एक अध्यक्ष और 3 तकनीकी सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 तकनीकी सदस्य। फटाफट बताओ। एक्चुअल में ना इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है ना, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा कि किसकी बात हो रही है ना। याद रखो इसमें एक अध्यक्ष और 4 तकनीकी सदस्य होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखो, एक अध्यक्ष और 4 तकनीकी सदस्य। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया ना, मतलब क्वेश्चन इधर उधर हो गया, इसलिए आपको पता नहीं जिस सुविधा प्रोवाइड से ही रिलेटेड है, तो इसलिए क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आया होगा जब आपने क्वेश्चन किया तो। और मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस आपको ना देखने को मिले, है ना, जो कंफ्यूजिंग हो जाए कि किसकी बात किसकी हो रही है। जीएसटी के तहत लगाए जाने वाले कर की दर को कौन अधिसूचित करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार। कौन करेगा? फटाफट बताओ। जीएसटी के तहत लगाए जाने वाले कर की कौन अधिसूचित करता है, कौन नोटिफाई करता है ना। हमेशा जीएसटी परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार जो है लेके आती है हमारे सामने। धारा 8 के तहत लगाए जाने वाले जीएसटी मुआवजा उपकर की आय एकत्र होने पर राज्यों के बीच वितरित की जाएगी या फिर नहीं, है ना। जीएसटी मुआवजा उपकर, बात किसकी हो रही है? कंपनसेशन एक्ट अंडर सेक्शन 8 शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट एज व्हेन कलेक्टेड और नॉट। फटाफट मुझे बताओ, अभी मैंने इसके बारे में बताया गया है, अभी बताया, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। फटाफट दिमाग लगाओ और फिर बताओ। क्यों भाई? मैंने कितनी बार बताया है, ये सेस डिवाइडेशन के लिए है ही नहीं। अभी मैंने बात करी, ठीक है, अभी मैंने बात करी, नो होगा इसका आंसर। रीजन क्या है? ये जो कंपनसेशन सेस कलेक्ट किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कलेक्ट किया जा रहा है कि जिन राज्यों के बीच में डिफरेंस होगा, है ना, जिनको जीएसटी से नुकसान हो रहा होगा, उनको दिया जाएगा, है ना। ये बात हो रही है जिसको जीएसटी लगने की वजह से जिन स्टेट में नुकसान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी की भरपाई के लिए सेस जो है कलेक्ट किया जा रहा है। हमेशा याद रखो इसको, कभी भी डिवाइडेशन में, जैसे हम लोग कोई भी टैक्स उठा रहे हैं ना, तो हम बांट रहे हैं, ये बांटा नहीं जा रहा है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको क्लियर किया था ये चीज कि ये बांटा नहीं जाएगा, आगे इसको रखा जाएगा, है ना। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि ये स्टेट जो है सफर कर रहा है ड्यू टू जीएसटी टैक्स लगने से, तो हम इसे क्या करेंगे, उस स्टेट में ट्रांसफर करेंगे वो जीएसटी का भरने के लिए, ठीक है। वो जो नुकसान हो रहा है ना, वो एक तरीके का होता है ना, टॉफी ले लो, कि रो रहे हैं राज्य बैठ के कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना, रीजन है मुझे इससे इससे ये लॉस होगा। बोले भाई ठीक है, टेंशन मत लो, जो भी सेस आएगा ना वो तुमको दे देंगे, परेशान मत हो, ठीक है। तो ये बात याद रखो, नहीं इसे अगला डिवाइडेशन नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्टेड ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ भरपाई के लिए है ये, बस इतना दिमाग में रखो, ठीक है। चलो, यदि किसी राज्य को केंद्रीय बिक्री करके उन्मूलन के
कारण राजस्व की हानि होती है तो केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में मुआवजा देगी, है ना? कितने साल तक? 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 7 साल, 10 साल? बताओ। 5 साल पढ़ा था हमने, है ना? 5 साल तक, लेकिन अभी भी वो चीज फुलफिल हुई नहीं है, कंटिन्यू ही चल रही है, ठीक है? तो वो ठीक है, 5 साल तक रिकमेंडेशंस पे था तो हम 5 साल देखेंगे। प्रैक्टिकली क्या चल रहा है वो बहुत सारी चीजें हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, ठीक है? फटाफट करो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीएसटी जैसा कमाओ वैसा भुगतान करो के सिद्धांत पर आधारित है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित है। जीएसटी तकनीकी रूप से उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन वास्तव में इसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ऊपर के सभी। फटाफट बताओ, दिमाग लगाओ और फटाफट बताओ। डी। अच्छा ये बताओ, जैसा कमाओ वैसा भुगतान करो के सिद्धांत पर आधारित है जीएसटी। जितने भी डी बोल रहे हो ना, सब खड़े हो जाओ। क्यों? जैसा कमाओ वैसा वैसा भुगतान करो के सिद्धांत पर आधारित। कितने? रुक जाओ, सबका देखती हो। जिसने भी डी बोला होगा ना, सब मार खाओगे। क्या बोलते रहते हो? ये बताओ, जैसा जितना कमाओगे, अगर तुम 4,000 रुपए की जीन्स खरीद रहे हो, ठीक है? उसमें 18% आप जीएसटी दे रहे हो। डिपेंड करेगा आपके कमाने पे कि अरे तुम कम कमा रहे हो तो तुम्हें मैं ये 4,000 की जीन्स नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें 2,000 की 200 रुपए की जीन्स दे रहा हूं। किधर है भाई? किधर दिमाग चलता है तुम लोग का? सब लाइन से डी 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 मारे पड़े हैं। क्या चल क्या रहा है? जैसा कमाओ वैसा भुगतान करो के सिद्धांत पर आधारित। अभी चिल्ला रही हूं, ठीक है क्या? है क्या? पहले मुझे ये बताओ। नहीं है ना? तुम सामान खरीदोगे, ये पेन मैं कमा रही हूं, मैं तब भी 12 रुपए की खरीदूंगी। तुम नहीं कमा रहे हो तब भी तुम्हें 12 रुपए का ही करना है, ठीक है? ये प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है ना? कमाओगे तो भी भरना है, नहीं कमाओगे तो भी भरना है। किधर से भरे पड़े हो? जितना कमाओ उतना ज्यादा। जीएसटी एक गंतव्य आधारित टैक्स है, बिल्कुल सही है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, ठीक है? GST is technically paid by consumers, but it is actually funded by suppliers. ऐसा होता है क्या? ऑल ऑफ द एबव क्यों मारे पड़े हो? समझ में नहीं आ रहा? मतलब कहीं पे भी ऑल ऑफ द एबव दिख जाए बस मारे चलो, मारे चलो। 20 का सही है, ठीक है? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जैसा कमाओ वैसा भुगताओ के समान। 5 रुपए दोगे तो देना पड़ेगा, मैं कमाऊ तो, नहीं कमाऊ तो, ठीक है? चलो, क्या आईजीएसटी राजस्व को राज्य में विभाजित किया जाता है? वेदर आईजीएसटी रेवेन्यू इज टू बी अपोर्शन टू स्टेट, बांटा जाता है आईजीएसटी को या फिर नहीं किया जाता? फटाफट, तुम सामने होते ना बहुत मार खाते तुम सबके सब। चलो। नहीं, हाँ उत्पत्ति स्थिति से संबंधित है। हाँ गंतव्य राज्य में विभाजित है। संसद का विवेक क्या है? अब भी बताया मैंने, ठीक है? उत्पत्ति से कुछ लेना नहीं है ना? जो भी कंजम्पशन स्टेट होगा उसको हमें आईजीएसटी बाइफरगेट करना पड़ता है, हमें देना पड़ता है उसे, है ना? भले ही कलेक्ट इसको लेवी करती है, कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन देना पड़ता है जिस भी राज्य में कंजम्पशन होगा। जीएसटी कानून कौन बनाएगा? राज्य, विधायिका, संसद, दोनों या फिर आपूर्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। हु विल लेजिस्लेट द लॉ? कौन बनाएगी भाई? संसद। जीएसटी काउंसिल की सिफारिश होगी अनिवार्य, केवल सलाहकार शक्ति अनिवार्य और कभी कभी सलाहकार केवल राज्यों पर अनिवार्य। क्या होगा? फटाफट मुझे बताओ। बोलो।
सारे लोग आंसर करो, मैं बताती हूँ, 1 मिनट पानी पी लो। वेरी गुड। केवल सलाह कर सकती है, ओनली एडवाइजरी पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है बाद में, ठीक है। चलो फिर, निम्नलिखित में से एक राज्य संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत दी गई विशेष श्रेणी में नहीं आता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर। बोलो। सी, ठीक है। इसके लिए आप एक ट्रिक रख लो, आज हम मस्ती में नाचेंगे, ठीक है। आज हम मस्ती में नाचेंगे। ए से अरुणाचल प्रदेश, डबल ए, ऐसा हिंदी में नहीं लिखो, ऐसा लिख लो, ठीक है। आज हम मस्ती में, मतलब जिसको लेना हो वो लेना, जिसको नहीं लेना हो बिल्कुल मत लेना, ठीक है। मेरा काम बता देना, है ना। अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर लिख लो शॉर्ट में डाल के, ठीक है, कभी काम आ गया तो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, हम आ गया ना, हाँ। फिर एच से HP, फिर यू से उत्तराखंड, एम से मिजोरम। HP, उत्तराखंड, मिजोरम, ठीक है। चलो भाई, फिर आता है हमारा मा से मणिपुर, ये मणिपुर लिख लो, ठीक है। फिर आता है हमारा S, सिक्किम, जिसको याद करने में प्रॉब्लम हो, जिन्होंने याद कर लिया उसके लिए बहुत अच्छी बात है ना। फिर T से त्रिपुरा, T से त्रिपुरा। फिर M से मेघालय, में पूरा मेघालय कर दो, मेघालय, ठीक है। फिर इधर नाचेंगे में नागालैंड कर दो, बस, है ना। ए से फिर से लिख लो, ए से आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर। फिर HP, UK, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय और नागालैंड। क्लियर है? चलो इतना याद रख लोगे तो शायद थोड़ी सी आपको हेल्प हो जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है CGST, CGST, SGST, जैसे CGST मुआवजा उपकर अधिनियम, CGST उपकर अधिनियम, CGST मुआवजा अधिनियम। किसको? राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 को हम किससे ज्यादा अच्छे से के रूप से जानते हैं? कंपनसेशन सेस एक्ट के रूप में जानते हैं, है ना। कंपनसेशन सेस, GST कंपनसेशन एक्ट के रूप में जानते हैं 2017। निम्नलिखित में किस पर GST लगाया जाता है? माल की बिक्री पर, माल के निर्माण पर, वस्तुओं के प्रावधान पर, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति कर। फटाफट बताओ क्या है? GST लगाया कब जाता है? सेल ऑफ गुड्स में, मैन्युफैक्चरर्स गुड में, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स में। कभी भी सप्लाई नहीं होगी तो कोई GST नहीं है, ठीक है। आपने सामान बना के अपने घर पे रख लिया, कौन सी GST देनी है? कुछ नहीं। तो जब तक सप्लाई नहीं तब तक GST नहीं। निम्नलिखित में से किस पर CGST और SGST का लेवी लगेगा? अंतरराज्यीय आपूर्ति, अंतरराज्यीय आपूर्ति, ऊपर का कोई भी नहीं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, एनी ऑफ द अबव, नन ऑफ द। CGST और SGST की बात हो रही है, हम कहां पे लगाएंगे? सीधी सी बात है, इंट्रास्टेट सप्लाई पे, है ना। कुछ सोचना ही नहीं है। चलो, अंतरराज्यीय आपूर्ति पर कौन से कर लगाए जाते हैं? कब बात हो रही है? ठीक है, व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन द इंट्रास्टेट सप्लाई? CGST, SGST, CGST और SGST, IGST, सीधी सी बात है, यही लगाया जाना है, ठीक है। यदि दिल्ली के किसी व्यापारी द्वारा दिल्ली के किसी अन्य व्यापारी को कोई आपूर्ति की जाती है तो आपूर्ति निम्नलिखित में से किसके अधीन होगी? CGST और SGST, CGST और UTGST, IGST और IGST, SGST और UTGST। अब भी मैंने क्लियर किया है, फटाफट बताओ। ये क्वेश्चन तो मैंने अब भी क्लियर किया ना तुम लोग को। अब बताओ, बहुत सारे बच्चों को था कि IGST लगना है, क्या लगना है बताओ।
अब बताओ क्या लगेगा? आईजीएसटी किसने बोला है? एक मिनट रुको। सी निधि, क्यों सी लगेगा भाई? वे फिर से सी बोल रहे हैं। महाराजों क्या बोला मैंने अभी तुम्हें? तभी मैंने पीछे रिवीजन कराया, तब भी बताया है दिल्ली पौंडीचेरी क्या लगना है। अगर तुम लोग ना लाइव क्यों नहीं हो, मतलब ऐसे मेरे सामने क्यों नहीं बैठे हो? अभी मैंने अभी बताया है, ये यहाँ यहीं पे अभी बताया था, याद करो। किधर जा रहा है माल? दिल्ली के किसी व्यापारी द्वारा, दिल्ली के ही किसी व्यापारी को जा रहा है। क्या बोल दूं मैं तुम्हें? अब भी पढ़ाया है मैंने, दिल्ली पौंडीचेरी, है ना, बताया था ना। हमें क्या देना है यहाँ पर? सीजीएसटी और एसजीएसटी ही देना है। हम इन्हें भी स्टेट के अंदर ही रख रहे हैं, और सप्लाई तो इंट्रा स्टेट हो रही है ना, दो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाकर रहा है, दिल्ली से दिल्ली में ही जा रहा है। मर जाओगे ना पढ़ाते पढ़ाते, तो भी तुम पेपर गलत करके आओगे। ठीक है, मैंने अभी बताया ना, चलो कोई बात नहीं, उसको रट लेना जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये वाला कंफ्यूजन तुम्हारा एटलीस्ट नहीं रहेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी देना है, दिल्ली पौंडीचेरी वाले केस में मैंने आपको बताया ना। और इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है, दूसरे स्टेट पे हो नहीं रही है, तो इसे हम किधर रखेंगे? इधर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है, मेरा काम है तुम्हें डांटना, जिससे तुम्हें थोड़ी सी शर्म आए। निम्नलिखित में से किस आपूर्ति को अंतरराज्यीय आपूर्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ठीक है, किसमें हम बात कर रहे हैं? क्लासिफाइड इंटू इंटर स्टेट सप्लाई में। एक ही राज्य में आपूर्ति इंट्रा होता है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आपूर्ति क्या होगा? एक ही केंद्र शासित के अंदर जा रहा है, इंट्रा होगा फिर या इंटर होगा? क्या होगा बोलो? एक ही केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अगर आपूर्ति होती है, एक यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत अगर हम काम कर रहे हैं, या फिर दो अलग अलग राज्यों या फिर केंद्र शासित के बीच, सीधी सी बात है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो कंफ्यूज मत होया करो। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला कर। बात किसकी हो रही है? आईजीएसटी की। निर्यात में मूल्यवर्धन पर कर लगाया गया, अंतरराज्यीय व्यापार पर लगाया गया कर, या फिर ऊपर से ए और सी दोनों। फटाफट रिप्लाई करो, और किसी ने रिप्लाई किया गलत तो मारूंगी मैं। फटाफट करो। सी। चलो, वे वस्तुएं जो जीएसटी अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद भी वर्तमान केंद्रीय उत्पाद कानून और जीएसटी दोनों के तहत कर योग्य होंगी। क्या होगा? मोटर स्प्रिट, मानव उपयोग के लिए अल्कोहलिक शराब, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, प्राकृतिक गैस। वे वस्तुएं जो जीएसटी अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद भी मानव केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून और जीएसटी दोनों के अंतर्गत कर योग्य होगी। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज लॉ भी लग रहा है, और जीएसटी इवन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी एक्ट। फटाफट बताओ क्या है? वेरी गुड, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, बाकी में तो कुछ है ही नहीं। आईजीएसटी के लिए टेस्ट डेस्क का क्या मतलब है? जीएसटी के लिए सीटी का, एसजीएसटी का मतलब क्या है बताओ? आईजीएसटी के लिए आई का मतलब शायद पूछा होगा, है ना, इसीलिए ऑप्शन है। एकीकृत, केंद्रीय और राज्य, बहुत छोटा क्वेश्चन है। सीजीएसटी के आईडीसी का उपयोग भुगतान के लिए किया जा सकता है। सी जी एस टी कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ, ये अगले लेवी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आया है, ये लेवी का क्वेश्चन है, लेकिन आ गया इसमें तो कोई बात नहीं। ठीक है, बता ही दो मुझे, बता दो मुझे, लेवी का क्वेश्चन है, मैं लेवी वाले में क्लियर करूंगी। ठीक है, पहले हम सीजीएसटी भरेंगे, फिर आईजीएसटी भरेंगे। ठीक है, फर्स्ट सीजीएसटी एंड देन आईजीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं होता, वो मैंने एक चार्ट बताया था ना तुम्हें, जब मैंने लेवी वाला चैप्टर बताया था, किस पे किसका पेमेंट करना है, वो उससे क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैंने चार्ट बताया था ना तुम्हें, उसमें मैंने बताया था एसजीएसटी के लिए नहीं भरते, पहले सीजीएसटी और फिर आईजीएसटी। वो मैं टेबल आपको अभी क्लियर करूंगी। ठीक है, परेशान मत होना।
एसजीएसटी के आईटीसी का उपयोग भुगतान के लिए किया जाता है। एसजीएसटी वही है क्या? केवल सीजीएसटी, केवल एसजीएसटी, पहले सीजीएसटी और फिर आईजीएसटी। हाँ चलो, आईजीएसटी के आईटीसी का उपयोग भुगतान के लिए किया जाता है क्या? वही भी क्वेश्चन क्यों आ रहा है भाई? एसजीएसटी कानून के प्रयोजनों के लिए भारत के क्षेत्र को निम्नलिखित को कवर करने के लिए लिया गया है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्री क्षेत्र, आधार रेखा से 200 मील तक समुद्री क्षेत्र, इसके क्षेत्र और प्रादेशिक जल के ऊपर वायु क्षेत्र, या फिर ऊपर के सभी। इंडिया की जो हमने डेफिनेशन देखी थी ना, उसमें ये चीज थी। बोलो 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 बोलो। सभी होंगे, ठीक है, ऊपर की सभी। इंडिया की डेफिनेशन में सारी चीजें शामिल होती हैं, तो हमेशा याद रखना डेफिनेशन वाले में से था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं की सभी अंतरराज्यीय आपूर्ति पर देय है? राज्य जीएसटी, राज्य जीएसटी, एसजीएसटी और एकीकृत जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और आईजीएसटी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं की सभी अंतरराज्यीय आपूर्ति पर देय है? इंटर स्टेट सप्लाई। बोलो क्या बोल रहे हो? फर्स्ट आईजीएसटी देन सीजीएसटी होगा, न्यू सेक्शन 49A 2018। ओके ठीक है, मैं उसे देख लूंगी। मैं लेवी वाले चैप्टर में इसको अच्छे से क्लियर करूंगी, ठीक है। अगर कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं तो मैं वहीं पे बता दूंगी, परेशान मत हो। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। वो क्वेश्चन लेवी का है, इसमें आया है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पढ़ाया है ना। पर फिर भी अभी के लिए मैं छोड़ रही हूँ। जब हम लेवी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसे मैं और अच्छे से क्लियर करूंगी। किसकी बात हो रही है? Which of the following type of GST is payable on the interstate supply of goods or service? इंटरस्टेट सप्लाई की बात हो रही है। क्या भरोगे? केंद्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी, या फिर एकीकृत जीएसटी, सिर्फ इंटीग्रेटेड जीएसटी भरोगे? ये तुम लोग क्यों सी आंसर दे रहे हो यार, ये बताओ। इंटरस्टेट सप्लाई में क्या देते हो? कहां सीजीएसटी एसजीएसटी देते हो? क्यों इतना कंफ्यूजन है? अभी मैंने बताया इंटरस्टेट सप्लाई है, मतलब सीधा सीधा आपको इंटीग्रेटेड जीएसटी देनी है। बांटने का काम कौन करता है? सरकार कर रही है। वो एसजीएसटी दे, वो पीजीएसटी दे, हमसे कोई मतलब नहीं है। वहां पे जो कलेक्शन होगा ना इंटरस्टेट सप्लाई पे, वो सिर्फ और सिर्फ एकीकृत जीएसटी का होगा। क्यों इतने कंफ्यूज हो, वो भी इतने बेसिक क्वेश्चन पे, है ना। देखो, जब भी इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है ना, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भरना है। और जब भी इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, वो तीनों केस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दो राज्यों के बीच में, दो यूनियन टेरिटरीज के बीच में, किसी के बीच में भी, हम हमेशा आईजीएसटी भरेंगे, ठीक है। हमेशा, कुछ और देना ही नहीं है। बाइपरगेट करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। जीएसटी व्यवस्था में जीएसटीएन की भूमिका नहीं है ना, नहीं है। पंजीकरण की सुविधा केंद्रीय और राज्य प्राधिकरण को रिटर्न अग्रेषित करना, आईजीएसटी की गणना और निपटान, बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान वितरण, मुकदमेबाजी के लिए मंच उपलब्ध कराना, केंद्र और राज्य सरकारों को विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट प्रदान करना, कर दाताओं की प्रोफाइल पर विश्लेषण प्रदान करना, मिलान, इंजन चलाना, इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलटना और पुनः प्राप्त करना। क्या है? फटाफट मुझे बताओ। बोलो, डी किधर से है यार? डी क्यों डी आंसर दे रहे हो? मैंने कहीं पे भी बताया था, जब मैंने जीएसटीएन आपको बताया, ये मुकदमेबाजी के लिए मंच कहां उपलब्ध करवाता है? इसकी कोई बात ही नहीं हुई है जब हम जीएसटीएन की बात कर रहे थे। बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। कोई मंच उपलब्ध नहीं करवाता मुकदमेबाजी के लिए, कोई लेना देना ही नहीं है उसका उसे, है ना। उसका काम ही क्या है? आप लोगों को जीएसटी के लिए रजिस्टर करना, ये करना, इनपुट टैक्स भरना, जो बेसिक काम होते हैं। और सारे बेसिक काम है। डी किधर से मार रहे हो? ठीक है, मुकदमेबाजी के लिए मंच उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिटिगेशन, हमने कहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, ठीक है। छोटी सी चीज पे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? जीएसटी अधिनियम के तहत अधिकारियों को निम्नलिखित के तहत नियुक्त अधिकारी माना जाता है। आयकर अधिनियम 1961, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, जीएसटी अधिनियम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जीएसटी अधिनियम के तहत अधिकारियों को निम्नलिखित के तहत नियुक्त अधिकारी माना जाता है। ऑफिसर अंडर एसजीएक्टी एक्ट शुड बी डीम्ड टू बी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर। बताओ फटाफट।
सी, वेरी गुड। जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट नहीं करती उसका दे देते हो, जो बहुत इजी होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। किस अधिनियम के तहत अधिकारी सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त अधिकारी माने जाएंगे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम या फिर सीमा शुल्क अधिनियम? बताओ। ए, वेरी गुड। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944। ये नहीं भी पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी सीजीएसटी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उचित अधिकारी होने के लिए अधिकृत है? बोलो। बोथ, इसमें बोथ आएगा, ठीक है। बोथ है ना, हाँ, ए और बी दोनों आता है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, केंद्र शासित प्रदेश मौल और सेवा का अधिनियम, दोनों। चलो, आयुक्त ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन जो उसके द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट की जा सकती है अपनी शक्तियां निम्नलिखित को सौंप सकता है। कोई अन्य अधिकारी जो उसके अधीनस्थ हो, कोई अन्य अधिकारी जो उससे वरिष्ठ हो, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग ना अपने एकदम कॉमन सेंस से आंसर दो। तुम्हें कोई काम किसी को सौंपना है ना? कोई काम तुम्हें किसी को सौंपना है, तुम अपने वरिष्ठ अधिकारी को सौंपोगे या जो तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स अधिकारी होंगे उसको सौंपोगे? एकदम कॉमन सेंस से उत्तर देना, ठीक है। यहाँ पे भी वही पूछा गया है। कोई भी कमिश्नर ऐसी शर्तों और सेवाओं के अधीन जो उसके द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट की जा सकती है अपनी शक्तियां निम्नलिखित को सौंप सकता है, ठीक है। कोई अन्य अधिकारी जो उसके अधीनस्थ हो या फिर वरिष्ठ हो या फिर दोनों या फिर कोई। तो सीधी सी बात है ना, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो जो हमारे अधिकारी सबॉर्डिनेट्स अधिकारी होंगे, है ना, हमारे अंडर में काम कर रहे होंगे, हम उन्हें कुछ सौंप सकते हैं। हमारे वरिष्ठ को हम कुछ दे सकते हैं क्या? नहीं, है ना। हम हमेशा अपने जो हमारे मेरे अधीनस्थ हो या फिर मेरे बराबर का हो, मैं उसे एक बार काम दे सकती हूँ कि भाई मेरा काम है, तुम कर लो, है ना। नहीं हो रहा, मैं उसे अपॉइंट कर सकती हूँ। लेकिन मैं अपना काम अपने मैनेजर को अपॉइंट कर सकती हूँ क्या? नहीं, कभी भी नहीं, है ना। वो 2 थप्पड़ मारेगा मुझे। चलो कोई बात नहीं, है ना। ऐसे कभी कभी आंसर आए ना, क्वेश्चन आए तो ऐसे कॉमन सेंस से आंसर दे दिया करो, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर खत्म, रिवीजन खत्म। जितनी बातें बोली हैं भूलना मत। सोते जाते उठते बैठते हंसते गाते, मैं 2 थप्पड़ मारूं तो भी वही बोलना है, 4 थप्पड़ मारूं तो भी वही बोलना है। उतनी चीजों को नहीं भूलना है एनी टाइम। कुछ और पढ़ के ना जाओ, लेकिन उतनी चीजें याद रखो, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से। चलो अब ये बताओ कैसी थी क्लास? कुछ फीडबैक देना हो तो दे दो। क्लास खत्म हो गई है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, मेन मेन पॉइंट्स का रिवीजन हो गया है। फटाफट बताओ। ऐसे जाके ना रट्टा मारना है। जितनी भी चीजें नहीं पती है ना, जितनी भी चीजें नहीं हुई है, सबको जाके रट्टा मारना है। बैठ के बैठो और रट के मारना शाम को, ठीक है। चलो अगला चैप्टर जो भी है मैं बता दूंगी, ठीक है। ऐसी क्लास ना कंटिन्यू रखते हैं। कोई पीडीएफ नहीं है, कोई पीडीएफ नहीं। अगला टेस्ट जो भी था ना वो होगा, मतलब टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो करेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। अकाउंट के टॉपिक मैंने बता दिया है कौन सा टेस्ट आपको डलेगा, तो अगर रात तक बन जाता है, ठीक है, तो डाल देंगे। नहीं होता, हाँ कॉर्पोरेट होगी, कॉर्पोरेट होगी, वो नहीं कर सकते, मुझे कोर्स खत्म करना है, ठीक है। तो वो क्लास नहीं कैंसिल होगी, वो चलेगी 4:30 5:30 जब भी होगी, होगी क्लास, ओके। चलो जाके जितनी भी चीजें बताइए ना वापस से जाके एक बार और पढ़ना, भले ही आता है फिर भी पढ़ना और एकदम रट लेना। फिर उसके बाद कल की क्लास में मिलेंगे, ओके। ओके चलो, थैंक यू सो मच। कोर्स मेरी कोशिश है कि मैं आपका इस महीने पूरा खत्म कर दूं, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर्स बचे अपने कॉर्पोरेट अकाउंट के, जो सब्सिडी चैप्टर्स बचे हैं ना वो भी, तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं खत्म करने की कोशिश करती हूँ।